नमस्कार, मेरा नाम है प्रगति वाजपेयी और आप देख रहे हैं स्वदेश आर। इस वक्त की बड़ी खबर एएमसी गड़बड़ी मामले में, एक्सिस एएमसी गड़बड़ी मामले में जो 2 फंड मैनेजर्स को टर्मिनेट कर दिया गया है, उनमें से एक का नाम दीपक अग्रवाल है। एक्सिस फंड ने फंड मैनेजर वीरेन जोशी को भी निकाल दिया। इंटरनल जांच के मुताबिक 150 से 250 करोड़ रुपए का ये पूरा मामला है। जो गड़बड़ी का मामला था वो 150 करोड़ से लेकर 250 करोड़ रुपए तक का सामने आया है। हमारे साथ इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए सहयोगी अंकुर मिश्रा जुड़ रहे हैं। अंकुर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अभी जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक्सिस म्यूचुअल फंड ने न सिर्फ वीरेन जोशी को सस्पेंड किया था, पहले उनको टर्मिनेट किया। इसके अलावा अभी जानकारी ये भी मिली है कि जो दीपक अग्रवाल दूसरे फंड थे जो कि सस्पेंशन पे चल रहे थे, उनकी भी सेवाएं पूरी तरीके से निलंबित कर दी गई हैं। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो इंटरनल जांच हुई है एक्सिस म्यूचुअल फंड की, उसमें ये पाया गया है कि इन दोनों फंड मैनेजर के जो तरीके थे उनमें जरूर चूक पाई गई है। हालांकि हमें सूत्रों से ये भी पता चला है कि कंपनी की इंटरनल जांच में कोई प्रोसेस लीक नहीं पाई गई है और इसकी जो जांच है वो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भी कर रहा है। सिक्योरिटीज और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया न सिर्फ कंपनी की भेजी गई रिपोर्ट पर गौर कर रहा है, बल्कि उसके जो अपने संसाधन है, मार्केट मैकेनिज्म है, उसके हिसाब से डेटा को चेक कर रहा है। पूरी रिपोर्ट को बनने में, जांच होने में अभी कुछ हफ्ते जरूर लगेंगे और जैसे ही ये जांच पूरी होगी उसके बाद हमें ये पता चलेगा कि क्या ये जो भी कार्रवाई है वो सिर्फ इन 2 एम्प्लॉइज तक सीमित रहेगी या फिर सेबी एक्सिस म्यूचुअल फंड पे कोई कार्रवाई करता है या फिर इसके जो सीईओ हैं चंद्रेश निगम, उन पर भी कोई कार्रवाई होती है। क्योंकि सेबी का जो नियम है उसके मुताबिक अगर कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है प्रोसेस में तो इसके लिए न सिर्फ कंपनी जिम्मेदार है बल्कि उसके सीईओ भी लायबल है। अंकुर, मुझे एक चीज़ जाननी थी कि हमें खबर मिल रही है कि आने वाले वक्त में इसमें अभी 2 फंड मैनेजर्स का नाम सामने आया है, हो सकता है कि कुछ और बड़े नाम सामने आए। ऐसी कोई आपके मुताबिक कोई जानकारी है ऐसी? जी, वैसे तो सेबी ने अपने जो सर्विलेंस मैकेनिज्म है उसको काफी सुदृढ़ किया है पिछले हम 1.5 से 2 साल की बात करें, लेकिन कुछ और जांच का दायरा भी बिल्कुल बढ़ सकता है। जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पर कंपनी स्पेसिफिक भी कार्रवाई हो सकती है, साथ ही साथ जो सीईओ है वो भी लायबल हो सकते हैं किसी प्रोसिक्यूशन के लिए। थैंक यू अंकुर, ये सारी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। आप खबर पर नज़र बनाए रखिएगा, जैसे ही कोई अपडेट आती है हमें तुरंत बताइए। हफ्ते के अब रुक करते हैं दूसरी खबर का। हफ्ते के नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ। मैं हूं अजय शर्मा। स्वदेश आर में आज हम फोकस कर रहे हैं अर्निंग सीजन पे। आपने देखा होगा करीब करीब 80 से 90% अर्निंग्स ऑलरेडी हो गई हैं और इस क्वार्टर हमने एक क्लियर ट्रेंड देखा, वो था मार्जिन प्रेशर का। बाजार ने इस अर्निंग सीजन में कैसे डाइजेस्ट किया, किस तरह के ट्रेंड्स शेप अप हो रहे हैं और आगे आने वाले हफ्तों में जब फर्स्ट क्वार्टर अर्निंग्स आएंगे तो किस तरह बाजार बिहेव करेगा, क्या हमने मार्केट ने इस क्वार्टर के अर्निंग सीजन में कैसे डाइजेस्ट किया है, कौन से सेक्टर्स पे फोकस रहा जहां पे पॉजिटिव अर्निंग सरप्राइजेस मिले और कहां पे बाजार मायूस हुआ। ये बात करने के लिए 2 स्पेशल गेस्ट हमारे पास आ रहे हैं और वो हैं सिद्धार्थ केमका मोतीलाल ओसवाल के हेड ऑफ रिसर्च और हमारे साथ हर्षा उपाध्याय भी हैं, वेटरन फंड मैनेजर और कोटक एएमसी के सीआईओ। जेंटलमैन, ईटी नाउ स्वदेश पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर्षा, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। ये तीसरा, अगर मेरा एस्टिमेट सही है, ऐसा क्वार्टरली अर्निंग था जहां अर्निंग्स क्वालिटी थोड़ी सी डामाडोल रही, बहुत सारे फैक्टर्स डोमेस्टिक ग्लोबल प्ले आउट हुए। आप बताइए, कुल मिला के आप इस अर्निंग सीजन को 10 में से कितने नंबर देंगे? 7 आउट ऑफ 10, 8 आउट ऑफ 10, 9 आउट ऑफ 10 या और भी कम? नमस्कार अजय, आपने बिल्कुल सही बताया। सितंबर 2021 से लेके अभी तक ये तीसरा क्वार्टरली अर्निंग सीजन है जहां पे रिजल्ट्स के बाद अर्निंग्स अपग्रेड देखने को नहीं मिला है। भले ही एग्रीगेट नंबर्स एक्सपेक्टेशन मीट हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है कि एनालिस्ट एस्टिमेट्स यहाँ से बढ़कर ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और अगर हम आगे की देखेंगे कि जैसे जून क्वार्टर अर्निंग्स आएंगे बाद में, तो हमें लगता है कि ये जो कमोडिटी कॉस्ट प्रेशर्स का सब
जो मैनेजमेंट्स बात कर रहे हैं और गाइडेंस में भी सबने ये बात कही है, तो इसका जो असर रहेगा वो ज्यादातर असर अप्रैल टू जून क्वार्टर में देखने को मिलेगा, क्योंकि जो इन्वेंट्री पहले का था वो शायद फरवरी मार्च में थोड़ा बहुत यूज हुआ है, इसलिए इतना ज्यादा असर नहीं पड़ा है कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी पे, लेकिन जरूर ये अप्रैल और जून क्वार्टर में देखने को मिलेगा। तो हमारा ये आशंका है कि शायद जून क्वार्टर में भी अर्निंग्स अपग्रेड देखने को नहीं मिलेंगे, भले डाउनग्रेड्स ना हो लेकिन अपग्रेड्स शायद ही मिलेंगे। सिद्धार्थ, आपका तो यूनिवर्स जो आप अपना ट्रैक करते हैं कंपनीज, मिड कैप, स्मॉल कैप, इंस्टीट्यूशनल पे, रिटेल पे, काफी बड़ा है मोतीलाल ओसवाल का यूनिवर्स। आपके अर्ली ट्रेंड्स क्या नजर आए आपको? अगर आप एक दो पॉजिटिव्स बताएं और एक दो नेगेटिव जो आपने ऑब्जर्व किए हों। जी अजय, जो ओवरऑल नतीजे आए हैं अभी तक, बिल्कुल हर्षा जी सही बता रहे थे। जो एग्रीगेट नंबर्स में वो नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक तरफ जो सेक्टर्स जिन्हें जो कमोडिटी प्राइस इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट हुआ है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जिनको काफी बेनिफिट मिला, जैसे मेटल्स है, ऑयल एंड गैस है, एंड देन देयर वर सेक्टर्स जो जैसे फॉर एग्जांपल जो बैंकिंग स्पेस है, जिन्हें इन्फ्लेशन का बहुत ज्यादा मार पड़ा नहीं और उनके रिजल्ट्स जो नतीजे हैं वो काफी बेटर आए हैं। तो ओवरऑल ऑन एन एग्रीगेट अगर आप देखें तो जो 25 निफ्टी कंपनीज ने जो रिपोर्ट किया था, जब तक हमने एक एनालिसिस किया था, तो उनके ओवरऑल नंबर्स जो है 26% वाई ऑन वाई ग्रोथ का जो नेट प्रॉफिट से ग्रो किया, जो एस्टिमेट अबाउट 22% से ज्यादा था। और अगर हम अपने ओवरऑल जो कंपनीज की बात करें, जो कवरेज कंपनीज की बात करें, तो उसमें भी सिमिलर ही नतीजे दिखते हैं कि जहां पे जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ है वो काफी बेटर आया ओवरऑल बेसिस पे। मगर अगर सेक्टर वाइज जाए तो अगर आप देखें कि जैसे आईटी एक सेक्टर है जो काफी बड़ा एक सेक्टर है, जहां पे नतीजे थोड़े से वीक थे, एक्सपेक्टेशन के मुताबिक थोड़े से कमजोर आए थे। ऑटोमोबाइल्स, डिस्पाइट जो हम सुन रहे हैं कि इश्यूज चल रहे हैं, रॉ मटेरियल कॉस्ट का प्रेशर है, उनके नंबर्स नतीजे एक्सपेक्टेशन से थोड़े बेटर आए थे। जो थोड़े कॉस्ट प्राइस हाइक उन्होंने जनवरी में लिया था, उसका थोड़ा बेनिफिट मिला था, और थोड़ा सा जो कमोडिटी इन्फ्लेशन है थोड़ा सा स्टेबल हुआ, एक लेवल पे आके जो कमोडिटी प्राइसेस में जो ठहराव देखा गया उसका भी उन्हें बेनिफिट मिला गया। और अब जो कमेंट्री है यहाँ से जो हम सुन रहे हैं कंपनीज का, डेफिनेटली जो नेक्स्ट क्वार्टर में इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट तो देखने को मिलेगा, मगर साथ ही एक जो डिमांड है जो अभी तक कहीं ना कहीं एक स्टेडी था, उस पर भी थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। मॉनसून एक काफी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, स्पेशली जो रूरल सेक्टर से लिंक्ड सेक्टर्स हैं उनको, क्योंकि वहां पे एक डिमांड जो एक थोड़ा सा ठहरा गया था, उसमें अगर रिवाइवल देखना है तो मॉनसून से काफी बेनिफिट जो रूरल सेक्टर्स को डेफिनेटली मिलेगा। राइट। हर्षा, हमने एक बात ऑब्जर्व की इस क्वार्टर में कि शायद टॉप लाइन ग्रोथ तो एग्जिस्ट कर रही है। अगर एशियन पेंट 15-20% हाइक लेने के बाद भी ठीक ठाक टॉप लाइन ग्रोथ कर लेता है, से वोल्टास कह रहे हैं कि अनमेट डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, बहुत सारे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स एक्चुअली जाने देने पड़े। फाड़ा जो डीलर्स एसोसिएशन है ऑटोमोबाइल की, वो कह रहे हैं 8 लाख गाड़ियों की अनमेट डिमांड है। तो टॉप लाइन ग्रोथ का इशू नहीं था, बट ये बॉटम लाइन ग्रोथ और मार्जिन का इशू था। क्या ये टेम्परेरी इशू है मार्जिन का आपके हिसाब से? डेफिनेटली अगर आप देखें नंबर्स में तो जो टॉप लाइन ग्रोथ काफी हद तक जो प्राइस हाइक्स के वजह से हुआ है। वॉल्यूम ग्रोथ अगर आप स्पेसिफिकली देखें, अगर एफएमसीजी, सीमेंट, ये सब स्पेस में वॉल्यूम ग्रोथ काफी हुई नहीं है, एंड मार्जिन्स पे तो डेफिनेटली प्रेशर पड़ा है। तो ये जो नतीजों में दिखाई दे रहा है, ये आगे एटलीस्ट एक क्वार्टर में तो डेफिनेटली इसका प्रेशर कंटिन्यूस दिखाई देगा। मगर आगे चलकर अगर तो थोड़े बहुत अब कमोडिटी प्राइस अगर यहाँ पे स्टेबल हो जाते हैं, तो जो प्राइस है कि उसका बेनिफिट जो पूरा पास ऑन कर पाए कंपनीज, तो प्रॉफिटेबिलिटी पे फिर वो नॉर्मलाइज्ड हो जाए। बट एटलीस्ट ये एक क्वार्टर का तो और फेनोमेना नेट प्रॉफिट और मार्जिन्स पे डेफिनेटली रहेगा। हर्षा, मैं आपके पास आना चाहूंगा, और वो है वैल्यूएशन एडजस्टमेंट। अगर तीसरा क्वार्टर है ये जब अर्निंग्स अपग्रेड साइकिल ठहर रहा है, रीजंस और फैक्टर्स कुछ भी हों, थोड़े रोल बैक हो रहे हैं, थोड़े ट्रिम कर रहे हैं वैल्यूएशन, तो क्या बाजार ने ये एडजस्टमेंट पूरा कर लिया है कि अर्निंग शायद उतनी स्पीड से ग्रो नहीं करेंगी जो 3 क्वार्टर पहले हम सोच के बैठे थे? क्या वो बाजार ने वैल्यूएशन कंप्रेशन भी साथ में एडजस्ट कर दिया है, या आपको स्कोप है कि बाजार
वैल्यूएशन पे और नीचे आ सकता है प्योरली अर्निंग्स की मिस की वजह से? देखिए, अभी तक तो अर्निंग्स डाउनग्रेड नहीं हुआ है ज्यादातर, तो मेरे हिसाब से अर्निंग्स में जो लोअर ग्रोथ आएगा या जो पहले जो सोच रहे थे शायद वो नहीं आ पाएगा, वो फैक्टर इन अभी भी वैल्यूएशन में शायद ही हुआ है। जो फैक्टर इन हुआ है, ग्लोबली इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे हैं, इंडिया में भी इंटरेस्ट रेट्स ऊपर गए हैं और ऊपर जाने की आशंका है। तो उस हिसाब से जैसे जैसे डेट यील्ड्स बढ़ते हैं तो अर्निंग्स यील्ड भी बढ़ता है। इसका मतलब है जो प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल है उसका इनवर्स कोरिलेशन, तो प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल उतना कम होता है। जैसे आप देखेंगे 18,600 जो निफ्टी था अक्टूबर में, उस टाइम पे अगर आप देखते तो वैल्यूएशन 1 ईयर फॉरवर्ड बेसिस पे प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल जो था वो 23-24 टाइम्स चल रहे थे। उसके बाद जरूर अर्निंग्स बढ़े हैं 6 महीने में, लेकिन अभी वैल्यूएशंस करीब करीब 17.5-18 टाइम 1 ईयर फॉरवर्ड मल्टीपल पे चल रहे हैं। तो काफी कुछ जो इंटरेस्ट रेट को चलते हुए जो वैल्यूएशन रीसेट होना था वो शायद हो चुका है, लेकिन अगर अर्निंग्स में भी अगर कोई डिसअपॉइंटमेंट आएगा शायद वो अभी तक नंबर्स में फैक्टर इन नहीं हुआ, ये हमारा मान। अच्छी बात बोली आपने। ये हमारे व्यूअर्स इन्वेस्टर्स को ज़रूरी ये देखना कि मैक्रोज की वजह से जो वैल्यूएशन कंप्रेशन हुआ है वो अलग है। अर्निंग्स की किसी भी तरह के ठहरने या उसकी गति को धीमी होने की वजह से वैल्यूएशन कंप्रेशन का स्कोप अभी भी है, ये आप ध्यान दीजिए। सिद्धार्थ, आपके पास जाते हैं, कुछ बड़े सेक्टर्स की बात करते हैं। बैंकिंग में देखिए, पीएसयू बैंक्स, बीओबी, एसबीआई, पीएनबी, कोई भी बैंक लीजिए, सॉलिड नंबर्स, सॉलिड कमेंट्री। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इनफैक्ट एचडीएफसी के भी नंबर्स काफ़ी अच्छे थे। बैंकिंग सेक्टर में नंबर्स अच्छे थे, कमेंट्री अच्छी थी, लेकिन स्टॉक मार्केट में प्रदर्शन लैकलस्टर है, उसमें कुछ मैक्रो कंसर्न्स भी होंगे। आपने इस स्पेस को 10 में से कितने अंक दिए और आपको लगता है कि ये मोमेंटम जारी रहेगा? जी अजय, अगर आप बैंकिंग ओवरऑल स्पेस की बात करें नतीजों की तरफ से, तो नतीजे तो काफी अच्छे आए। तो अगर प्योरली अगर आप मुझे कहें कि नतीजों के हिसाब से रेटिंग दे, तो ये 8 या 9 का 10 में से रेटिंग मिलेगा। मगर डेफिनेटली ये मार्केट में परफॉर्म नहीं कर रहे। इसके 2-3 कारण हैं। एक तो ये जो सेक्टर है, स्पेशली जो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस है, काफी एफआई होल्डिंग वाली कंपनी है, जो मेजोरिटली एफआई की होल्डिंग काफी स्ट्रांग है, और हमने देखा है अक्टूबर से कंटिन्यूअस एफआई सेलिंग चल रहा है। तो उसका एक सबसे ज्यादा जो ब्रंट है वो बैंकिंग क्षेत्र में डेफिनेटली पड़ा है इन टर्म्स ऑफ स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस। दूसरा, ये जो इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट का जो प्ले चल रहा है ग्लोबली एज वेल एज इन इंडिया, इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बैंक्स पे काफी प्रेशर पड़ता है। इन अ राइजिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट बैंकिंग पे एक ग्रोथ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आता है। हमने ऑलरेडी देखा कि कुछ बैंकों ने ऑलरेडी जो आरबीआई के सडन रेट हाइक के बाद पास ऑन की बात की है, हाउसिंग रेट्स के, होम लोन्स के रेट बढ़ाने की बात की है। तो ये थोड़ा सा एक डिमांड को थोड़ा पोस्टपोन या इम्पैक्ट कर सकता है एट द मार्जिन। और दूसरा, जो इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट होता है बॉन्ड यील्ड्स पे, जिसकी वजह से इनकी ट्रेजरी बुक, अदर इनकम पे भी थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा। तो ये थोड़े दिन का और कंसोलिडेशन हो सकता है, मगर जो रिजल्ट्स है और जो आउटलुक है ये काफी बेटर है। अगर आप स्पेसिफिकली देखें तो अर्निंग्स ग्रोथ तो है, मतलब अगर आप देखें तो जो कोर बिजनेस है, जो लोन बुक ग्रोथ है, वो काफी बेटर हुआ है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एंड दैट इज वन ऑफ द मतलब जो की इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके साथ एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुआ है। ग्रैन्युलरिटी में अगर देखें तो रिटेल, बिजनेस बैंकिंग, एसएमईज काफी स्ट्रांग रहे हैं। तो मैं बोलूंगा कि बैंकिंग रिजल्ट्स अच्छे हैं। मार्केट का थोड़ा इम्पैक्ट है, ग्लोबल एनवायरनमेंट का, मैक्रो का इम्पैक्ट है, मगर ये सेक्टर आगे चल के काफी अच्छा प्रदर्शन करेगा। हर्षा, मैं आपसे 2 ग्लोबल सेक्टर्स के बारे में पूछना चाहूंगा। अर्निंग्स क्वालिटी में कमेंट्री अच्छी थी, लार्जली नंबर्स भी अच्छे थे, आईटी सेक्टर, लेकिन 2 साल की भीषण रैली के बाद वैल्यूएशन कंप्रेशन हो रहा है। आप क्या उस एरिया में इस करेक्शन में बाय कर रहे हैं या आप वॉच कर रहे हैं? और इवन मेटल फॉर दैट मैटर, ग्लोबल स्लोडाउन और यूएस में रिसेशन की कगार पर पहुंच गया है, मेटल प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, बट अर्निंग्स क्वालिटी तो बहुत सॉलिड थी दोनों में। देखिए, अगर आईटी सेक्टर की बात करते हैं तो हमारा ये मानना था, आज नहीं लेकिन 2-3 क्वार्टर से हम यही मान के चल रहे थे कि मिड कैप आईटी कंपनीज के जो वैल्यूएशन है वो बहुत महंगे हो गए थे। उनके वैल्यूएशंस लार्ज कैप आईटी कंपनीज से भी ज्यादा बढ़कर ऊपर चले गए थे। तो उस हिसाब से वहाँ पे काफी रिस्क था। इसके वजह से हमने काफी सारे जो एक्सपोजर था मिड कैप आईटी में हमारे फंड्स में, उसको कम किया था। जैसे मैंने पहले बात किया था कि ये जो वैल्यूएशन रीसेट का है, जो
23-24 मल्टीपल जो मार्केट का था और आज के दिन में जो 17-18 के बीच में जो चल रहा है, जैसे भी ये इंटरेस्ट रेट को लेते हुए वैल्यूएशन रीसेट होता है, तो जो हायर मल्टीपल वाले सेगमेंट्स होते हैं वहां पे ज्यादातर असर पड़ता है, क्योंकि वही सब स्टॉक्स होते हैं जहां पे ग्रोथ को लेते हुए बहुत सालों तक जो कैश फ्लो को डिस्काउंट करते हैं उसमें कम इंटरेस्ट रेट के हिसाब से उसका वैल्यूएशन महंगा रहता है, और जैसे जैसे आपका डिस्काउंट रेट बढ़ते जाता है तो वो आपके प्रेजेंट वैल्यू में असर पड़ता है। तो उस हिसाब से आईटी क्षेत्र में डेफिनेटली एक नेगेटिव असर पड़ा है ये ओवरऑल वैल्यूएशन रीसेट की वजह से। और दूसरी बात यह है कि जो सब आईटी कंपनीज बात कर रहे हैं, टैलेंट रिटेंशन या वेज कॉस्ट को लेके जो कंसर्न्स है वो भी ज्यादातर दिखाई दे रहे हैं। तो धीरे धीरे जो एक ऐसा सेक्टर था जहाँ पे कोई भी कंसर्न्स नहीं था, वहाँ पे एक दो कंसर्न्स आ रहे हैं और उसके चलते हुए वैल्यूएशन भी थोड़ा रीसेट हो रहा है। लेकिन मेटल्स की बात करें तो वो अलग है, वो तो मार्केट वोलेटिलिटी के हिसाब से जरूर वो भी नीचे के लेवल पे आए हैं। लेकिन अगर हम आउटलुक देखते हैं तो फेरस और नॉन फेरस दोनों की आउटलुक अभी भी ठीक ठाक दिखता है। तो हमारा मानना यह है कि जो भारतीय कंपनीज हैं जो डिलीवरेज किए हैं इतने सारे लास्ट 2 या 3 साल में, उनके लिए बहुत बेनिफिट मिलेगा जैसे जैसे डिमांड स्ट्रेंथन होगा और प्राइसेस फॉर्म रहेंगे। तो हमारा ये मानना है कि अगर आपको बेट करना है मेटल्स और आईटी के बीच में, तो मेटल्स आज के दिन में भी जरूर अच्छा एक आउटलुक प्रेजेंट कर रहा है और वैल्यूएशन भी इतना महंगा नहीं है। जैसे कि आईटी का हमने बात किया है, वैल्यूएशन अभी भी थोड़ा महंगा ही। ये अभी जैसे क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स आए और जैसा डेटा ऑन द टेबल है अभी उसके हिसाब से 875 रुपये अर्निंग पर शेयर निफ्टी का है FY23 का। हर्षा, मैं आपसे इतना स्पेसिफिक नैरो क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, लेकिन आप तो बाजार में बैठ के सभी ब्रोकरेजेस के अर्निंग्स देख रहे हैं, अपने खुद के भी कैलकुलेट करते हैं डीप डाइव करके। क्या आप इस लेवल पे जो डेटा है, जो मैक्रो इश्यूज हैं टेबल पे, वो आपको ये कॉन्फिडेंस देती हैं कि अर्निंग्स क्वालिटी एक मल्टी कैप पोर्टफोलियो की अगर हम बनाएं तो 15 से 18% का विजिबिलिटी है नेक्स्ट 3 से 5 साल आपके हिसाब से? पोर्टफोलियो के लिए जरूर 15 से 18% का अर्निंग्स ग्रोथ आ सकता है, लेकिन क्या ये हर एक इंडेक्स लेवल पे आएगा अगले 3 साल, वो थोड़ा क्वेश्चनेबल लगता है। क्योंकि अगर 1 या 2 क्वार्टर ये कमोडिटी प्राइस इम्पैक्ट की वजह से अगर अर्निंग्स पे कट आता है तो शायद इंडेक्स लेवल पे 18% या 19% आना थोड़ा मुश्किल लगेगा। लेकिन पोर्टफोलियो में जैसे हम चुनते हैं 40, 50, 60 स्टॉक्स, तो उसमें हो सकता है कि ये 18% या 15% की जो रेंज है उस रेंज में अभी भी नेक्स्ट 3 साल के लिए अर्निंग्स आ सकते हैं। इनफैक्ट हर्षा, इसी में तो आपका रोल भी है, अल्फा जनरेट करना। इंडेक्स को ही अगर कॉपी करना हो तो फिर इंडेक्स जैसे रिटर्न आएंगे, अल्फा तो वही बनेगा। और इसमें कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो हायर अर्निंग ग्रोथ पे अवेलेबल हैं, वैल्यूएशन अच्छे हैं, यही चुनाव करना एक एक्टिव फंड मैनेजर का रोल होता है। हर्षा, सिद्धार्थ, आज हमसे बात करने के लिए स्वदेश शेयर में बहुत बहुत धन्यवाद कि अर्निंग्स क्वालिटी कैसी रही इस क्वार्टर की, आगे के क्या ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं और बाजार उसे कैसे समझ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद।